हेलो बच्चों। आयनिक इक्विलिब्रियम में सबको इंतज़ार रहता है कि किस दिन टाइट्रेशन पढ़ाई जाएगी। टाइट्रेशन एक ऐसा टॉपिक है जो आयनिक इक्विलिब्रियम के पुराने सारे पढ़ी हुई बातों को रिवाइज करा देता है। सवाल उठता है टाइट्रेशन क्या होता है। ओके, जब भी आप केमिस्ट्री को मन में विजुलाइज करते हैं या किसी आम आदमी से पूछो कि टाइट्रेशन केमिस्ट्री सुनते ही क्या आपको दिमाग में आता है, वो कहेंगे सफ़ेद कोट में चश्मा लगाए कुछ लोग लैब में अजीब अजीब सी कांच की नलियों में कुछ रंग बिरंगे सॉल्यूशन मिलाकर खुश होते रहते हैं और शायद उसी को केमिस्ट्री कहते हैं। तो हाँ जी, टाइट्रेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो लैब में कुछ मेजरमेंट के लिए की जाने वाली रिएक्शन से पता चलती है। So titration is a laboratory experiment in which you determine some concentration value, you study some progress of reaction, right? You derive something out of the chemical reaction. तो टाइट्रेशन में दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है टाइट्रेट, जो आपने पहले से नाप लिया और इसमें भर लिया बीकर में, फिर आपने स्टैंड लिया, उसमें ब्योरेट लगा दी। ब्योरेट कांच की नली होती है जिसमें हम दूसरी चीज़ मिलाते हैं नाप कर, और इसे कहते हैं टाइट्रेंट। तो टाइट्रेट और टाइट्रेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और इस रिएक्शन से जो परिणाम होते हैं उन्हें पढ़ा जाता है। अगर ये एसिड है तो ये बेस होगा, अगर ये एसिड है तो ये बेस होगा। इस तरह से हम कई सारे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, राइट। तो टाइट्रेशन इस तरह का सेटअप है जो एक प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का स्वरूप दिखाता है। तो आज के टॉपिक में हम दो टाइट्रेशन कवर करेंगे। पहली HCl के साथ NaOH की, HCl इसमें भरेंगे और NaOH को मिलाएंगे, और दूसरी एसिटिक एसिड के साथ NaOH की, यहाँ भरेंगे सिरका और उसमें NaOH मिलाएंगे। हम ये जानना चाहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस जब रिएक्ट करेंगे तो किस तरह से pH का चेंज आएगा, और दूसरे केस में हम जानेंगे कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब रिएक्ट करेंगे तो pH किस तरह से चेंज होगा। तो आइए शुरू करते हैं। ओके, इसकी प्री रिक्विजिट यानी पहले से क्या आना चाहिए। विद्यार्थियों को ये टॉपिक समझने के लिए स्टोइकोमेट्री का ज्ञान परम आवश्यक है। तो ये अर्जुन, आप पहले स्टोइकोमेट्री रिवाइज करो, उसमें मोलैरिटी और वॉल्यूम के कॉम्बिनेशन से मोल या मिलीमोल कैसे निकालते हैं, फिर लिमिटिंग एक्सेस रिएजेंट में एक्सेस रिएजेंट कैसे निकालते हैं, और बचे हुए सॉल्यूट की फाइनल मोलैरिटी कैसे निकालते हैं। जब तक आपको ये नॉलेज अच्छे से नहीं, आप इस टॉपिक का पूरा आनंद, परम आनंद नहीं ले सकते। बट मुझे उम्मीद है आप ऐसा ज़रूर करके आए हैं कि स्टोइकोमेट्री आपकी मुट्ठी में है, शायद है। ओके, तो क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए। पहली टाइट्रेशन है शक्तिशाली एसिड और शक्तिशाली बेस, तो दो योद्धाओं का घमासान यहां होने जा रहा है। 10 मिलीलीटर NaHCl, हमारे पास है 10 मिलीलीटर HCl, यानी हमने इसका वॉल्यूम नाप लिया 10, ये रहा, और मोलैरिटी है 0.1 मोलर, इट इज डेसीमोलर। इसमें हम धीरे धीरे मिलाएंगे 0.1 मोलर NaOH। तो इसमें गौर करने की पहले दो बात देखिए। पहली, HCl के एक मॉलिक्यूल में एक H है, राइट, और NaOH के एक फॉर्मूले में एक OH है। अब दोनों की मोलैरिटी सेम दी गई है। तो पहली बात, जब NaOH का वॉल्यूम HCl के बराबर हो जाएगा तब टाइट्रेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी, यानी जितना एसिड था उतना बेस मिला दिया गया और सॉल्यूशन एकदम न्यूट्रल हो जाना चाहिए। इसे कहते हैं इक्वलेंस पॉइंट। और जब मीडियम में कलर चेंज होता है इंडिकेटर का तो उसे कहते हैं एंड पॉइंट। अभी आप ये इक्वलेंस और एंड पॉइंट की कहानी को छोड़िए। रिएक्शन पूरी हो जाने के बाद जब हम रुक जाएंगे और रिएक्शन की सारी कैलकुलेशन कर लेंगे तो हम देखेंगे 10 मिलीलीटर NaOH पर ये HCl को पूरा नष्ट कर चुका होगा, तो इसमें सिर्फ नमक यानी NaCl और पानी बचेगा, तो pH 7 होना चाहिए। तो हम पहले से जानते हैं टाइट्रेशन का भविष्य। इस पॉइंट पर रिएक्शन पूरी हो जाएगी, सो दैट विल बी कॉल्ड एंड पॉइंट या इक्वलेंस पॉइंट, और pH डेफिनेटली 7 होगा। अब सवाल उठता है कि 5 ml NaOH पर कितना pH होगा, तो इसी के लिए हमने इस कैलकुलेशन को बनाया है। तो हमने इंट्यूशन से बी पार्ट को तो सॉल्व कर लिया, अब हम ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो तैयार हो जाइए स्टोइकोमेट्री के लिए। देखिए मैं कैसे कर रहा हूं और आप मुझे फॉलो करेंगे, राइट। सबसे पहले आप ये बताइए, इस बीकर में 10 मिलीलीटर 0.1 मोलर HCl के लिए कितने मिलीमोल हैं। सो आई एम गोइंग टू राइट मिलीमोल। मिली इसलिए क्योंकि ये मिलीलीटर है। तो हम जानते हैं मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम मोल्स होता है, लेकिन अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में हो तो मिलीमोल्स होता है।
तो 10 इंटू 0.1 यानी 1 मिलीमोल ये HCl का है। अब आपने अगर इसमें 5 ml NaOH डाल दिया तो कितना मिलीमोल मिला दिया, तो 5 इंटू 0.1, तो दिस इज 0.5 मिलीमोल। अब आप बताइए बेस ज़्यादा है कि एसिड, तो आप देख पाएंगे कि एसिड ज़्यादा है, तो ये हुआ लिमिटिंग रिएजेंट और ये हुआ एक्सेस रिएजेंट। बैलेंस रिएक्शन आपके सामने है, तो रिएक्शन जब पूरी हो जाएगी तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये पूरा खत्म हो गया, ये कितना बचा 1 माइनस 0.5 मिलीमोल। और एक चीज़ और देखिए, ये 10 ml था और ये 5 ml था, तो अब टोटल वॉल्यूम कितना हो गया है 15 ml। ये बात इसलिए क्योंकि मुझे अब वापस pH लानी है, तो मुझे मोलारिटी तक पहुंचना होगा। सो मेरे पास 0.5 मिलीमोल HCl है और एक HCl में एक H है, यानी मैं यहाँ तक पहुँच गया कि H प्लस की मोलैरिटी हो जाएगी 0.5/15। जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने मोलैरिटी में वॉल्यूम मल्टीप्लाई किया था तो हमें मिली मोल्स मिले थे, हम इसको उल्टा भी कर सकते हैं, हम मिली मोल्स में मिलीलीटर का डिवाइड करके मोलैरिटी निकाल सकते हैं। तो 0.5 को मैं 1/2 लिख लूँ तो ये हो जाएगा 1/30। अब आइए इसका pH निकालते हैं। pH निकालने के लिए इसको पहले शीर्षासन करवा दो, यानी इसको उलट दो और इसका लॉग ले लो। सो pH विल बी माइनस लॉग 1/30, सो दैट विल मीन इट इज log 30। log 30 के दो टुकड़े कर लो, log 10 प्लस log 3। log 10 तो 1 होता है और log 3 कितना होता है जी, तो उससे जानते हो 0.48। सो ये हो जाएगा 1.48। भालो है ना, अच्छे समझ में आया। तो दिस इज 1.48, तो मैं यहाँ निशान लगा दूँ तो 5 ml पे यहाँ pH आएगा। तो अंदाज़ा लगाइए इसका ग्राफ कैसा दिखेगा। इसका ग्राफ एकदम जिराफ जैसा दिखेगा। शुरुआती pH देख रहा है कोई, शुरुआती pH 1 है, कैसे, क्योंकि शुरू में HCl की मोलैरिटी 0.1 है विच इज 10 टू द पावर -1। तो शुरू में pH 1 है, 5 ml पे pH 1.48 हो गया और 10 ml पे तो सप्तऋषि बन गया। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे चलेगा, ऐसे बढ़ेगा धीरे 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 और इक्विवेलेंस पॉइंट आने पे सडन चेंज होगा, बहुत तेजी से चेंज होगा pH। सो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का ग्राफ लुक्स लाइक ए जिराफ। पहले धीरे धीरे pH बढ़ेगा और एकदम से इक्विवेलेंस पॉइंट पे रॉकेट बन जाएगा। सो दिस इज अमेजिंग। अब आप इसमें आगे देखेंगे कि इसमें इंडिकेटर्स के कलर चेंज होंगे। एसिडिक मीडियम से एक झटके में, एक बूंद में बेसिक मीडियम, यानी लिटमस होगा तो वो लाल से नीला, मिथाइल ऑरेंज होगा तो उसका भी कलर चेंज, फिनोफ्थलीन का कलरलेस से पिंक। सो एनी इंडिकेटर विल टेल अस कि भैया रिएक्शन पूरी हो गई है, रुक जाओ। तो इस तरह के सवाल हमारे बनते हैं जिसमें बेस और एसिड के मिलीमोल की हेल्प से आप ये पता लगा सकते हो कि कितना pH हुआ और न्यूट्रल कब होगा। यू कीप ट्राई दिस कैलकुलेशन। अब आइए क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट लाएं। ये तो था थोड़ा बोरिंग टाइट्रेशन, यहाँ थोड़ी सी मज़ेदार चीज़ें हैं। आप देखिए 3 पड़ाव हमारे आएंगे, उसी के थ्रू हमें गुजरना है। तो हमारे पास अब है कमज़ोर एसिड शक्तिशाली बेस, जिसमें मैं पहले डेटा पढ़ लूँ आपके लिए। हमारे पास 10 ml है, उस तरह से 0.1 मोलर सिरका है और उसे 0.1 मोलर NaOH के साथ हम टाइट्रेट कर रहे हैं। तो ये तो हम जानते हैं कि 10 ml के साथ 10 ml की रिएक्शन से टाइट्रेशन पूरी हो जाएगी, लेकिन इस बार ये वीक एसिड है, तो वीक एसिड के साथ कुछ उतार चढ़ाव आने वाले हैं। देखो कैसे, जब हम शुरू में वीक एसिड की बात करेंगे तो pH को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ऐसे लेके आएंगे। इसको मैं पहले ही सॉल्व कर दूं। 10 टू द पावर -5 इंटू 0.1 कितना होता है 10 टू द पावर -6, उसका स्क्वायर रूट करो 10 टू द पावर -3, तो pH हो गया 3, यानी शुरुआती पॉइंट तो यहाँ है, तो दिस इज द फर्स्ट, तो pH इज 3 जब आपने कुछ भी नहीं मिलाया। अब आपने देखो 5 ml मिला दिया, 10 ml एसिटिक एसिड था, 5 ml NaOH, तो मैं दावा करता हूं यहां 1 मिलीमोल था और आपने आधा मिलीमोल NaOH बना दिया, मिला दिया मिलीमोल, तो ये इसको ऐसे खत्म करेगा, ये बचेगा 0.5 मिलीमोल और उसका नमक बनेगा 0.5 मिलीमोल। अब आप मुझे बताइए, जब भी वीक एसिड होता है और साथ में उसका नमक भी होता है, इसे क्या कहते हो, ये बफर है।
और बफर का कैलकुलेशन ऐसे होगा, pH बराबर pKa प्लस लॉग सॉल्ट। तो सॉल्ट जितना है उतना ही एसिड भी है, चाहे मिलीमोल देखो, चाहे मोलैरिटी देखो, चाहे आप इसका कंसंट्रेशन निकालो। तो यहाँ सॉल्ट अपॉन एसिड, तो ये 1 आने वाला है, देखो 0.5 अपॉन 0.5, वॉल्यूम भी कट जाएगा, मिलीमोल भी। तो pH कितना आ रहा है जी, 5, यानी हम करीब यहाँ पहुँच गए। तो 5 ml पर हमारा यहाँ pH आएगा। सो दिस इज अवर सेकेंड पॉइंट। अब आते हैं तीसरे में। जैसे यहाँ NaOH ने HCl को जब नष्ट कर दिया था तो हमने कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं समझी थी, क्योंकि हमें पानी में NaCl और वाटर पता है ये होगा। तो pH आएगा 7। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हमारे पास नमक तो होगा पानी में, लेकिन वो नमक वीक एसिड के कॉन्जुगेट का है। यानी एक तीसरा टॉपिक जो आपने पढ़ा था, हाइड्रोलिसिस, तो होके रहेगा। और हाइड्रोलिसिस में ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जिसे आप अपने हाइड्रोलिसिस से डिराइव कर सकते हो। तो पहले मुझे बताइए, इसको मैं इरेज कर दूं। हमारे पास 1 मिलीमोल एसिटिक एसिड था, ठीक, उसमें हमने 10 ml NaOH मिला दिया, तो कितना मिलीमोल मिला दिया बच्चों, 1। तो रिएक्शन पूरी कर लेगा और कितना मिलीमोल बनाएगा, 1। लेकिन अब वॉल्यूम कितना हो गया, देखो वॉल्यूम हो गया 20 ml। तो नई मोलैरिटी हो जाएगी 1/20, तो इट विल बी लॉग 1/20। इसको पलट दीजिए, तो यहाँ से pH आपकी आ जाएगी 14 + 5 9, और ये हो जाएगा log 1/20, तो -1.3/2, सॉरी ये 19 है, आई एम सॉरी। सो दिस इज, इफ इट माइनस दिस, तो दिस विल बी 17.7/2, तो दिस इज 8.85। तो गौर करने की बात है बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की टाइट्रेशन में इक्विवेलेंस पॉइंट जब आया था तब टाइट्रेशन का pH 7 था, यानी स्ट्रॉन्ग था। यहां आया 7 के पार, यह सिद्ध हो रहा है कि नमक ने हाइड्रोलिसिस की, तो इसका pH 7 नहीं 7 के ऊपर निकल जाएगा यहां। तो दिस इज द ग्राफ। अब इस ग्राफ को बना के दिखाता हूं और फर्क समझाता हूं कैसे। देखो वो ग्राफ था कंटिन्यूअस इंक्रीज एंड सडन इंक्रीज। यहां देखना, पहले बढ़ा फिर बफर की वजह से रुक गया। तो आपको वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की टाइट्रेशन में ये पहचानना होगा कि बीच में ऐसा हॉरिजॉन्टल जरूर आएगा, इट इज कॉल्ड बफर जोन। यानी बीच में ग्राफ ऐसा लिखेगा सांप रुक गया है, यानी pH चेंज होना नहीं चाहता। तो सवाल पूछा जाएगा कौन इसको रोक रहा है, तो उत्तर देंगे ये वीक एसिड का धीरे धीरे नमक बना और दोनों ने मिलके बफर बना लिया, और एंड में बफर नष्ट हो गया, इसलिए pH सडनली चेंज हो गया। सो इस तरह के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम्स में मिलेंगे, एंड दीज आर टॉप क्वालिटी टफ क्वेश्चंस। So if they come to your exams and you are able to solve, so you are in the advantage.